हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे पीएन जंक्शन डायोड एंड डायोड सर्किट। तो आज प्रॉब्लम से बताएंगे कॉन्सेप्ट को कैसे डील करना है, और आपका एसएससी जेई में आपका डायोड के कॉन्सेप्ट से किस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है उसके बारे में एक एक पॉइंट बताएंगे कि आपका डायोड से किस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए स्टूडेंट, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है। एन एसी सप्लाई ऑफ 230 volt is applied to half wave rectifier through transformer of turns ratio 10 ratio क्या दिया गया 1 दिया गया as shown in figure। डिटरमाइन द पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड पूछ रहा है कि पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्विंग करेंगे। अब देखो यहां पर एक डायोड लगा हुआ है। जब आपका किसी भी सर्किट में एक डायोड लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि किस तरह का रेक्टिफायर होगा, तो आपको बोलना हाफ वेव रेक्टिफायर होगा। चलो ठीक है। अब देखो यहां पर हम आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। सबसे पहले इस पॉइंट पर बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। तो ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है और ये ट्रांसफार्मर का क्या सेकेंडरी साइड है। तो प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज होगा उसको प्राइमरी वोल्टेज बोलेंगे, और सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज होगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वोल्टेज बोलेंगे। और ये आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। ये प्राइमरी साइड में है तो इसको N1 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, N2 बोलेंगे। इसको लिखने का तरीका यही होगा, N1 रेशियो क्या होगा, N2 होगा। ये प्राइमरी साइड की तरफ है इसके लिए इसको N1 लिखेंगे, और ये सेकेंडरी साइड की तरफ है इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। चलो अब बताते हैं कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो में क्या रिलेशन है। तो चलो लिखो पहले कि प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडिंग बाय क्या होगा, सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड डिवाइडिंग बाय क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड होगा। अब देखो ये आपका क्या होता है, रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना होगा। और करंट के साथ रिलेशन होता है, करंट इन सेकेंडरी साइड डिवाइडिंग बाय द क्या होता है, करंट इन प्राइमरी साइड होता है। ये आपका ट्रांसफार्मर के वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का रिलेशन है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करते हैं। अब प्राइमरी साइड का वोल्टेज यहां पर जो अवेलेबल है वो आपका क्या V1 है, और V1 का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 230 है। ठीक है। और V2 आपका क्या है, सेकेंडरी साइड में है। तो सेकेंडरी के जगह पर हम लोग V2 का वैल्यू को रखेंगे और प्राइमरी साइड में आपका V1 का वैल्यू को रखेंगे। चलो अब देखो यहां पर रिलेशन को लिखते हैं, VP बाई क्या होगा, VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NP बाई क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा। P का मतलब प्राइमरी साइड और S का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी साइड। अब देखो प्राइमरी साइड में वोल्टेज आपका V1 है, सेकेंडरी साइड में अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपका दिया गया V2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर हमने माना है N1, और ये आपका क्या होगा, N2 होगा। ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक हमने ये फ्रेम किया। अब देखो V1 का वोल्टेज कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे V1 का वोल्टेज 230 दिया गया है। V2 का वोल्टेज आपको पता नहीं है, V2 का वोल्टेज आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है। और नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो दिया गया, N1 का वैल्यू 10 दिया गया है और N2 का वैल्यू आपका क्या दिया गया, 1 दिया गया है। इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग क्या करेंगे, V2 का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब आपको बताओ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10 V2 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 230 आ जाएगा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो V2 का वैल्यू आपका क्या हो गया, 23 वोल्ट आ गया। इसका मतलब है आउटपुट साइड में जो आपका वोल्टेज होगा, सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होगा V2, वो आपका क्या हो गया, 23 वोल्ट हो गया। इसका मतलब है यहां पर आपका 230 है, नंबर ऑफ टर्न्स आपका 10 रेशियो 1 दिया गया है, जिसके कारण V2 का वैल्यू क्या हो गया, 23 हो गया। चलो अब समझते हैं कि अब आपको आगे का अप्रोच क्या लेना है। चलो अब देखते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज किसको बोलते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज किसको बोला जाता है। तो PIV का मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। PIV का मतलब क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज लिखना है। पीक इनवर्स वोल्टेज इसको क्या बोलते हैं, PIV को क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। अब समझते हैं कि PIV होता क्या चीज है। तो PIV मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज, उस तरह के वोल्टेज को बोलेंगे जब आपका डायोड आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा
तो रिवर्स बायस में वह कितना वोल्टेज को क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, उसी को क्या बोलेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलेंगे। जब हम लोग का डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, उसके दौरान इस पर मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो पाएगा, कितना तक का वोल्टेज को सस्टेन कर पाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, पीआई भी बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब आपको बताए थे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है वो आपका क्या होता है, वीएम होता है। क्या होता है, वीएम होता है। चलो अब देखो, अब ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर किस पर वर्क करता है, एसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये भी एसी, तो ये भी आपका क्या होगा, एसी होगा। यहां पर V1 आपका 230 वोल्ट था, बट सेकेंडरी साइड में टर्न्स रेशियो होने के कारण ये ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन हो गया। जो एसी आपने 230 अप्लाई किया था, वहां पर सेकेंडरी साइड में क्या हो गया, 23 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब V2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि V2 का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, 23 वोल्ट इन क्या होगा, इन क्या होगा, एसी होगा। क्या होगा, एसी सिग्नल होगा। अब देखो, अब एसी सिग्नल का आपका, एसी सिग्नल में क्या होता है, आपका आरएमएस होता है। एसी सिग्नल में क्या होता है, आरएमएस होता है। अब देखो, ये आपका क्या है, यहां पर जो सिग्नल दोगे वही सिग्नल आपको मिलेगा, बट ये 23 वोल्ट का मिलेगा। इसका मतलब इसका आउटपुट साइड में आपका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब है V2 का जो रिलेशन होगा, V2 जो है वो आपका कैसा वैल्यू है, एसी वैल्यू है। और एसी वैल्यू का मतलब क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होता है। क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होता है। तो आप V2 क्या है, आपका आरएमएस वैल्यू है। तो आरएमएस वैल्यू का एक रिलेशन होता है मैक्सिमम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, क्या होता है, Vm बाई क्या होता है, √2 होता है। यही चीज आपको याद रखना है। यहां पर आपको हाफ वेव का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, यहां पर सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लगाना है। ये आपका एसी सिग्नल है, और आपका एसी सिग्नल कैसा है, आपका पूरा फुल वेव है, इसीलिए इसका जो आरएमएस वैल्यू होगा Vm बाई क्या होगा, √2 होगा। यहां पर यदि आप Vm बाई 2 कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा है। यहां पर आपका रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा, यहां पर आपका जो वोल्टेज होगा वो आपका क्या है, जस्ट लाइक दैट एसी सिग्नल है, और उसका प्योर एसी के लिए आरएमएस वैल्यू जो होता है Vm बाई क्या होता है, √2 होता है। कोई भी साइनसोइडल वेवफॉर्म का जो आरएमएस वैल्यू होता है Vm बाई क्या होता है, √2 होता है। इस पॉइंट को ध्यान देना है। यहां पर थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब V2 जो निकला है वो आपका कैसा वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, क्योंकि एसी सिग्नल है। तो आरएमएस वैल्यू कितना हो गया, 23 हो गया। और आपको Vm का वैल्यू निकालना है, तो अब बताओ 23 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, Vm का वैल्यू होगा। इसका मतलब 23 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आपका √2 हो जाएगा, आपका Vm का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब आप 23 और मल्टीप्लाई 1.41 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि √2 का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, 1.414 होता है। 1.41 क्या होता है, 4 होता है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करके मिलेगा 32 क्या होगा, 52 होगा। आप कैलकुलेटर में डाल के इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 32.52 मिलेगा। इसका मतलब है कि पीक इनवर्स वोल्टेज एट द हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू क्या होता है, Vm होता है। और Vm को कैलकुलेट करके मेरे को क्या मिला, 32.52 वोल्ट मिला। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, 32 क्या होगा, 5 होगा। यही इस प्रॉब्लम का क्या था, खासियत था। सबसे पहले समझना है, यहां पर वोल्टेज V1 है, तो सबसे पहले V2 निकालेंगे। किसके साथ निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो और प्राइमरी साइड का वोल्टेज और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन का यूज करेंगे। इस रिलेशन का यूज करके सेकेंडरी साइड का वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे। जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज निकला 23 वोल्ट निकला, वह जो वोल्टेज होगा वो आपका आरएमएस वैल्यू होगा। यह आपको याद रखना है, ये आरएमएस वैल्यू हो गया। अब आपको यहां से आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो V2 आरएमएस होगा इज इक्वल टू Vm बाई क्या होगा, √2 होगा, क्योंकि आपका साइनसोइडल वेवफॉर्म है। साइनसोइडल वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू Vm बाई क्या होता है, √2 होता है। आपका V2 का जो वैल्यू निकला 23, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 32.52 वोल्ट। यही आपका क्या होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज एट द अक्रॉस द डायोड होगा। यह प्रॉब्लम का खासियत यही है। इस प्रॉब्लम का पूरी आंसर क्या होगा, आपका 32.5 होगा। तो स्टूडेंट आपको क्या करना, प्रॉपर ढंग से आपको नोट्स कर लेना है कि इसका PIV जो होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू होगा Vm, और Vm कैलकुलेट करके 32.52 क्या आया, वोल्ट आया। यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। आप
इस तरह करके प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, सॉल्विंग करना है। आप नोट्स कर लो बढ़िया तरह से। चलो अब इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम बताएंगे। अब नोट करो प्रॉपर ढंग से। चलो इसको साफ करते हैं पहले। चलिए स्टूडेंट, अब आपको बताएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपका प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, द पोटेंशियल बैरियर एक्साइटिंग across PN जंक्शन। ठीक है, ऑप्शन दिया गया आपका प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। बी नंबर prevents flow of majority carriers। C number prevents total recombination of holes and electrons। prevents neutralization of acceptor and डोनर आयंस।
चलो इस प्रॉब्लम का आप आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल बैरियर एक्साइटिंग अक्रॉस पीएन जंक्शन। अब देखो यहां पर जो आपका मान लेते हैं कि पोटेंशियल बैरियर बनता है, जैसे कोई पीएन जंक्शन है, ठीक है, कोई आपका पीएन जंक्शन है, ये आपका क्या है, पी है और ये आपका एन है, तो यहां पर आपका क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर बनेगा, ठीक है, आपका पोटेंशियल बैरियर बनेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर एक्साइटिंग अक्रॉस पीएन जंक्शन, उसमें आपका पोटेंशियल बैरियर में क्या होता है, आपका रिकॉम्बिनेशन होता है। किसका रिकॉम्बिनेशन होता है, होल और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब है ये आपका क्या है, द पोटेंशियल बैरियर एक्साइटिंग अक्रॉस द पीएन जंक्शन प्रिवेंट टोटल रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। होल और इलेक्ट्रॉन को रिकॉम्बिनेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, क्या करते हैं, पोटेंशियल बैरियर को एक्साइटिंग करते हैं। इसका मतलब है इसका प्रॉब्लम सीधे सीधे आंसर होगा कि होल और इलेक्ट्रॉन को रिकॉम्बिनेशन होता है वहां पर। द पोटेंशियल बैरियर एक्साइटिंग अक्रॉस द पीएन जंक्शन प्रिवेंट टोटल रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। ये आपका इलेक्ट्रॉन और होल को रिकॉम्बिनेशन करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, सिंपल सा याद रखना है, ये थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। आपको इस प्रॉब्लम का आंसर क्या करना है, याद रखना है। चलो आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। अब देखो अनदर प्रॉब्लम क्या है, ये भी आपका थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 3, इन ए पीएन जंक्शन द पोटेंशियल बैरियर इज ड्यू टू द चार्ज ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन। दिस चार्ज आर फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयन। चार्ज जो कहते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि फिक्स करना है डोनर और एक्सेप्टर आयन को। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का भी आंसर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। इन ए पीएन जंक्शन, in a PN junction the potential barrier is due to the charge on either side of the junction these charge are, पहला ऑप्शन दिया गया है मेजॉरिटी कैरियर, अनदर ऑप्शन दिया गया है माइनॉरिटी कैरियर, सी नंबर में दिया गया है बोथ मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी कैरियर्स। और ये आपका क्या होगा, फिक्स डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा,
in a PN junction the potential barrier is due to charge on either side of the junction. This charge are क्या होगा, फिक्स डोनर एंड एक्सेप्टर आयन. अब देखो पी टाइप में जो डोपिंग होता है वो ट्राइवेलेंट होता है, तो ट्राइवेलेंट डोपिंग होगा तो ये आपका क्या होगा, एक्सेप्टर होगा. और एन टाइप में जो डोपिंग होता है वो पेंटावेलेंट होता है, ये आपका क्या होगा, डोनर होगा. ये एक्सेप्टर और डोनर आपस में क्या करेगा, फिक्स डोनर एंड एक्सेप्टर आयन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइदर साइड क्या करते हैं, चार्ज करते हैं. आपका ये आपको याद रखना है. इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, इन ए पीएन जंक्शन द पोटेंशियल बैरियर इज ड्यू टू द चार्ज ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन. दिस चार्ज आर फिक्स डोनर एंड एक्सेप्टर आयन. इसको आपको क्या करना है, याद रखना है. और इस प्रॉब्लम का आंसर को भी याद रखना है. इसका भी आंसर सी होगा और इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा. सिंपल आपका ये कॉन्सेप्ट बेसिस पर प्रॉब्लम है, तो आपको याद रखना है. ये सब प्रॉब्लम का आंसर को सिंपल आपको दिमाग में ध्यान देना है कि आपको. अब देखो, इन ए पीएन जंक्शन विथ नो एक्सटर्नल वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एक्सेप्टर एंड द डोनर आयन इज कॉल्ड. क्या बोलेंगे बताओ. अब देखो ये भी आपका अनदर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको देखना है. चलो अनदर प्रॉब्लम को देखते हैं. ये आपका हो गया. चलो अब देखो प्रॉब्लम नंबर 4. इन पीएन जंक्शन विथ नो एक्सटर्नल वोल्टेज द electric field between the acceptor and the donor ions is called a. पहला ऑप्शन है बैरियर, अब देखो क्या बोल रहा है, इन पीएन जंक्शन विथ नो एक्सटर्नल वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एक्सेप्टर एंड द डोनर आयन इज कॉल्ड. नो एक्सटर्नल वोल्टेज, कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज आप नहीं अप्लाई कर रहे हो. द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एक्सेप्टर एंड डोनर आयन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, बैरियर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं. ये आपको याद रखना है. इसको क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं. बैरियर, डोनर आयन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, बैरियर बोलेंगे. ठीक है. यदि कोई भी आप एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रहे हो
और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एक्सेप्टर एंड डोनर आयन, एक्सेप्टर और डोनर आयन कहां बनता है, आपका बैरियर में बनता है। जब का आपका पीएन जंक्शन जो बनता है, दोनों के बीच में जो आपका बैरियर बनता है, वहीं पर आपका क्या बनता है, एक्सेप्टर और डोनर आयन क्या करता है, आपका आपस में बॉन्ड बनाता है। मतलब एक्सेप्टर और डोनर आपस में बॉन्डिंग करता है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, बैरियर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बैरियर बोलेंगे। इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज का अप्लाई करेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं। इसको आपको क्या करना, याद रखना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज आपको 4 प्रॉब्लम बताएं। फिर नेक्स्ट क्लास में अनदर प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये चारों प्रॉब्लम क्या बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना, इस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट और इस प्रॉब्लम का आंसर को आपको क्या करना, याद रखना है। थैंक यू स्टूडेंट। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदे मातरम स्टूडेंट।